अधिकारी नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौधरी। आज देश 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी आज आरएमएल अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से लेकर कार्यरत नर्स और कोरोना वैक्सीन लगवाने आए एक शख्स से भी बातचीत की। कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने नया मुकाम हासिल किया है। गुरुवार को देश ने 100 करोड़ वैक्सीन के आंकड़े को पार कर लिया। खास बात यह है कि जिस शख्स को कोरोना का 100 करोड़वां टीका लगा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का रहने वाला है। आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना का 100 करोड़ टीका लगाया गया है। ये टीका अरुण राय को लगा है। अरुण वाराणसी के रहने वाले हैं। जिन लोगों से पीएम ने बात की है उन सब से क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि जिन जिन लोगों से बात की है वो हम सुनवा देते हैं आपको। और प्रधानमंत्री आज आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कार्यरत नर्स से बात की, टीका लगवाने आए उस शख्स से बात की, एक बच्ची से भी बातचीत की और उससे गाना सुना। प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम रहा और उन्होंने ट्वीट करके देश को बधाई भी दी है कि 100 करोड़ लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीनेशन लग चुकी है। और आपको बता दें कि जल्द ही दूसरी वैक्सीन का भी ये आंकड़ा जल्द ही छू लेगा 100 करोड़ के तक लोगों को। और इसी पर ही चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम तमाम वो आपको बता दें कि बयान सुनाएंगे। जो बातचीत हुई है उसके विजुअल्स भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से जहां प्रधानमंत्री गए और उन्होंने किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ आरएमएल अस्पताल में, और साथ ही साथ जिन लोगों से उन्होंने बातचीत करी है और वो लोग जिनके मन में भ्रांति है कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, इन सब तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। कैसे उन लोगों को मैनेज किया जाए, किस तरीके से जो भ्रांतियाँ गाँव के लोगों में है कि उनको वैक्सीन नहीं होगी उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ रहा, किस तरीके से मैनेज हुई चीज़ें। और मेरा ये पहला डोज है। अरे इतना देर लगा दिया? इसलिए कि अभी तक लापरवाह था और मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि मैं बनारसी हूँ और बनारस के सारनाथ में मेरा घर है और वहाँ मैं एक छोटा सा दिव्यांग स्कूल भी चलाता हूँ। यहाँ क्या करते हो? यहाँ मैं एक व्यवसाय करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, एक छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ। वहाँ स्कूल चला है? जी, पहले वो मेरे बड़े भाई हैं। तो आप तो स्कूल चलाते हैं और आप इतने देर वैक्सीनेशन के कर दिया? ऐसा इसलिए कि जो स्कूल चलते हैं वो मेरे बड़े भाई चलाते हैं और यहाँ मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन का यापन करता हूँ। दूसरी चीज़, अभी तक मैं थोड़ा लापरवाह था। मैं सोचता था कि मैं योगा करता हूँ, मैं खाटी बनारसी हूँ, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने लगवाया तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई, मुझे भी लगवाना चाहिए, योगा से कुछ नहीं होता है। बनारस के एमपी ने लगवाया तब मन नहीं कर गया? नहीं कर, मैं बहुत ठंडा हूँ। और देखिए, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनके गार्डियन, उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। आप जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ सारे आपके काम करने वालों का हो गया है? आपने पहले लोग समाज में विकलांग शब्द जब कहते थे तो बड़ा मन में कष्ट होता था और अपमान महसूस होता था। लेकिन आपने दिव्यांग नाम दे करके हम लोगों को बड़ा दिव्यांग बना दिया। इसलिए जन्म से समस्या है? ये जन्म से बनारस में 1979 में मेरी माँ एक गांव में रहती थी। उस समय लाइट नहीं थी और पिताजी शिक्षक थे सरकारी स्कूल में। तो माता जी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने लौकी का पहला फार्म काटा वैसे ही पिताजी आ गए। उन्होंने बताया कि आज से बच्ची वो सूर्यग्रहण का। समाज में कहीं भी मैं जाता हूँ
तक कितने लोगों का वैक्सीन किया? सर जब से वैक्सीनेशन शुरू किया था तो लगभग सर 15,000 अरे वाह, सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तो अभी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत आया होगा। हाँ जी सर। कोई पेशेंट आया होगा जो चिल्लाता भी होगा? सर उनको डर लगता है कि वैक्सीन से डर लगता है और किसी को अच्छा, इतना देर से क्यों? गाना गा गाना गाते? अच्छा, एक सुनाओ, देशभक्ति का कोई गाना सुनाओ। मेरे वतन के लोगों जरा घूम लो पानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान जब घायल हुआ माले खतरे में पड़ी है आजादी जब तक की सांस लड़े तो फिर अपनी जान बिछा दी। अच्छा, और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ा और किस तरीके से 100 करोड़ तक हम पहुंच गए। देखिए ग्राफिक्स के जरिए देश में 100 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन सेंचुरी हो गई है। अब हमारी 75% लोगों को पहली खुराक मिल चुकी है, यानी कि 75% लोगों को पहली खुराक मिल गई है। 31% लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण हो गया, यानी कि पहला और दूसरा डोज उन्होंने ले लिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके देश को बधाई दी, देशवासियों को बधाई दी। भारत ने आज इतिहास रचा है। ये देखिए, ये पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत ने आज इतिहास रचा है। देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है और आपको बता दें 75% लोगों को पहला वैक्सीनेशन हो चुका है उनका और बाकी के लोगों को भी जल्द ही दूसरा वैक्सीनेशन लगे। तो चलिए अब हम बातचीत कर लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2 खास डॉक्टर्स, यानी कि वो लोग जो इस क्राइसिस के टाइम पे जब मानव जाति इतनी बड़ी परेशानी में फंस गई थी उनके लिए मसीहा बन करके जो उतरे, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, आज हम तमाम डॉक्टर्स से बातचीत करेंगे। अमूमन न्यूज़ डिबेट्स में आप पॉलिटिशियंस को देखते हैं, लेकिन आज हम सराहना करेंगे, आज हम बातचीत करेंगे उन फ्रंट लाइन वॉरियर्स से। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, आप फोर्टिस अस्पताल से, और डॉक्टर अनीता रमेश अपोलो अस्पताल से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनीता जी आपके पास आना चाहूँगी। अनीता जी, जिस तरीके से देखिए, लेकिन अभी भी हालांकि हम 100 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों में अभी भी, कुछ लोगों में अभी भी संशय का माहौल है। ये भ्रांति है उनके मन में कि टीकाकरण से कुछ ना कुछ बीमारी हमें लग जाएगी या हम अस्वस्थ हो जाएंगे, हमें अभी टीका नहीं लगवाना। और कुछ लोगों में ये भी है कि हम तो स्वस्थ हैं, हम क्यों टीका लगवाएं। सुनीता जी। यस, आपने सही ढंग से बताया कि हेजिटेंसी हमारे इंडिया में है, काफी आदमी को भी अंडर है, ओके, जो पढ़े लिखे भी शहरों में भी है, इवन ग्राम विलेज में भी है। सो यस, ये हेजिटेंसी हमको पहले ज्यादा था, बट हमारे पास जब सेकेंड वेव का केसेस बढ़ने लगा उसी समय हमारा ये सब हेजिटेंसी थोड़ा बहुत कम हो गया। बट इसके लिए बहुत सारे कारण है। वन इज अवेयरनेस, सबके पास इतना अवेयरनेस नहीं है, बट अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिकॉज वो अगल बगल में देख रहे हैं, केसेस भी बढ़ रहा है, कैसे मरीज खराब हो रहा है, अस्पताल जा रहा है, काफी मौत हो चुके हैं। उसके साथ साथ हमारे पास गाँव में भी हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर चलना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, समय नहीं है, काम में लगे हुए हैं, लेडीज को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर का काम है, एंड फाइनेंशियल ऑल्सो। 2 वैक्सीन फ्री है हमारा देश में, बट आने जाने में लॉस ऑफ वेजेस, तो बहुत सारे कारण हैं। आपने बताया सोशल कारण, हमारे पास बहुत सारे फेक न्यूज़ भी चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, एसएमएस में भी, वैक्सीन देने के बाद ये हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। बट इसी हिसाब से डर के मारे बहुत सारे आदमी बाहर आ नहीं रहा है। बट आई कैन टेल यू इन द हॉस्पिटल्स इन चेन्नई एंड ऑल, अभी अवेयरनेस बहुत अच्छे हैं, बहुत आदमी आ रहे हैं, और हेल्थ केयर वर्कर्स अभी घर घर जा रहे हैं उनको बुलाने के लिए कि प्लीज आ जाइए, आपके लिए वैक्सीन कैंप लगे हुए हैं सैटरडे संडे। उसके साथ साथ स्कूल में भी कैंप शुरू होने वाले हैं, इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी देखिए एयरपोर्ट में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूरी है, नहीं तो आरटीपीसीआर करना है। कुछ काम में आप ज्वाइन करिए, उसी समय आपके लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूरी है देने के लिए। डॉक्टर नीता, आपने यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि स्कूलों में भी कैंप लगने वाले हैं। पेरेंट्स के मन में, अभिभावकों के मन में एक बहुत डर है कि बच्चों को अगर हम स्कूल भेजते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे आसपास बैठते हैं, बच्चे एक दूसरे से मिलते
मिलते जुलते हैं, बच्चे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, तो ये डर बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों में संक्रमण हो जाए। तो बच्चों के लिए और क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब बच्चों को वैक्सीनेशन लगे, और कब से बच्चों की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो सकती है? डॉक्टर नीता। यस, बच्चों का वैक्सीनेशन, देखिए हमारा देश में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया है, सही ढंग से चल रहा है। पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये अच्छा से चल रहा है, पीडियाट्रिशियन है एंड स्कूल प्रोग्राम्स भी है। बट यस, एक हमको ये जो कोविड वैक्सीन है, नया वाला वैक्सीन है, ये भी हमको पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करना है, बिकॉज दैट्स द अर्लियर नियरेस्ट कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन। इसके साथ साथ स्कूल में भी प्रोग्राम करना है, एक बच्चा ले रहा है, दूसरा बच्चा उनको देख करके वैक्सीन ले लेंगे। अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स को भी बोलना है, देखिए भाई वैक्सीन जरूरी है, इसमें खराब कुछ नहीं होते हैं। आप जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, टिटेनस टॉक्साइड जैसे ले रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी आप ले सकते हैं, इससे भी कोई सो अवेयरनेस, स्कूल प्रोग्राम एंड पर्टिकुलरली हाई रिस्क जो बच्चे हैं, लाइक हमारा जो कैंसर पेशेंट्स है, कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, और जिनके पास ऑर्गन डिफिशियंसी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जिस बच्चों के दैट इज हाई रिस्क फैक्टर्स, उसको प्रायोरिटी दे करके वैक्सीन डलवाना है। एंड ऑल्सो दोज चिल्ड्रन, जो बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू किया, 9, 10, 11, 12 क्लास, जो बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं, उनको बहुत प्रायोरिटी देना है कि यस भाई आपको वैक्सीन लेकर के स्कूल आ जाइए, नहीं लिए है तो कुछ फर्क नहीं है, आप आ जाइए, स्कूल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करना है कि ले लीजिए, इसके आपके लिए अच्छे है, देश के लिए अच्छे है, आपके घर के आदमी के लिए भी अच्छे हैं। सो इस सही ढंग से आपको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन इज वेरी गुड इन इंडिया, सो उसी हिसाब से आई एम थिंकिंग आप वेरी नाइसली एंड वेरी पॉजिटिव। बड़ों के लिए आज का एक बढ़िया माइलस्टोन है, इसके साथ साथ बच्चों के लिए इसके ज्यादा माइलस्टोन होगा। वी विल बी एबल टू डू इट वेरी फास्ट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है मैम, जिस तरह से आपने ये तमाम बातें कही, डॉक्टर राहुल मैं आपके पास वापस आना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि किस एज ग्रुप से, जैसे आप बताया कि बोर्ड एग्जाम्स होने वाले, मैम ने अभी बताया है, डॉक्टर नीता ने अभी बताया, अब किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप तक पहले दिया जाएगा वैक्सीनेशन, और उसके बाद खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स इसलिए भी डर में हैं कि बच्चों को फीवर ना आ जाए, जैसे जो खुद पेरेंट्स हैं, अभिभावकों ने इंजेक्शंस लगवाए हैं, वैक्सीनेशन कराया है, कुछ लोगों को फीवर आया है, बहुत ज़्यादा फीवर आया है, कुछ लोगों को सेकंड डोज में ज़्यादा फीवर आया है। बच्चों के साथ इस तरीके की स्थितियाँ क्या बन सकती हैं, या बच्चों को पहले किसी और तरीके का डोज दिया जाए ताकि उनको इतनी ज़्यादा दिक्कतें ना हो और उसके बाद वैक्सीनेशन दी जाए कोरोना की? देखिए कोवैक्सीन एक बहुत ही सेफ वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, जिससे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। 2 से 18 साल के बच्चों में भारत सरकार ने अनुमति दे दी है वैक्सीन की, और जाइडस की जो 3 डोज की वैक्सीन है उसकी भी अनुमति मिल चुकी है 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो इस महीने और दिवाली के बाद नवंबर के महीने में बच्चों को टीकाकरण सुदृढ़ तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 2 चीजें देखना आवश्यक है। जो बच्चों में, जो लोगों में अभी भी एक मिथ है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ना हो, तो हम जानते हैं कि किल्ड वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर हमारे को दिसंबर जनवरी में स्कूल खोलने हैं तो हमको टीकाकरण ही एकमात्र रास्ता है। आप ध्यान करिए 16 जनवरी को जब टीकाकरण चालू हुआ था तो देश में कितने प्रकार की भ्रांतियां थी, कि कितना सोचा जाता था कि देश की वैक्सीन जो खुद की बनी हुई है वो ठीक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 75 साल में हमारे को डीपली इंग्रेन करा दिया गया कि जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है वो क्वालिटी इन इंडिया नहीं है। तो आज 2 चीजों की सबसे भारी विजय है, देश की और देश की निर्मित स्वदेशी वैक्सीन की, जो कि क्वालिटी वैक्सीन है। ठीक है, तो देखिए ये बात पक्की हो गई कि वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को क्रोसिन पैरासिटामोल देके आप बुखार उतार सकते हैं। आप याद करिए, जिसके भी बच्चे हैं, जितने भी अभिभावक सुन रहे हैं, जब आपको खुद को टीका लगा था, टिटनेस का टीका आज तक लगता है, या अपने छोटे बच्चे को टीका मीजल्स का लगवाया, बुखार नहीं आया क्या? ठीक है, बुखार आया, ठीक है, पर वो समय हम जानते नहीं थे। आज कोविड ने, क्योंकि आपके प्रयासों से ये सब टीकाकरण को जानते हैं और पब्लिक स्पेस में है, इसलिए लोग डर रहे हैं। तो आपको टीका लगवाना है, बच्चों को सुरक्षित रखना है तो टीका लगवाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, टीका रिग फेंसिंग जिसे हम कहते हैं, बच्चों के अराउंड अगर टीकाकरण पूरा होता है, जिसमें 70% को 1 डोज लगी है,
दूसरी डोज मिस नहीं करनी है। दोस्तों भाइयों, अभी बहुत सारे लोग दूसरी डोज मिस कर रहे हैं अपने टाइम से। अगर 12 हफ्ते पे लगनी है एस्ट्राजेनेका की और कोवैक्सीन 4 हफ्ते पे लगनी है, प्लीज जाइए। ये 100 करोड़ का जो उत्सव है वो इसीलिए है, दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ उत्सव मनाए या अपनी उपलब्धियां गिनाए। इसका एक हिडन मीनिंग है कि आप लोगों को प्रेरित करें कि 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई है, 100 करोड़ डोजेस। लेकिन सर अभी ये फर्स्ट डोज ही हो पाया है, अभी पहला डोज ही हो पाया है जो 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा है, यानी कि अभी बड़ी संख्या में लोग बाकी हैं जिनको दूसरा डोज भी लगना है। वो कब तक संभव होगा, पहला सवाल है मेरा ये। तो इसको हमारे को जल्द से जल्द 3 इसमें आपको प्रकरण देखने हैं। 70% से 100% को एक टीका लग जाए, 30% से 70% और 100% तक 2 टीका लग जाए। अगर हम ये दिसंबर तक पूरा कर देते हैं तो आप ये समझिएगा जनवरी से आप नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरा, अब 20 करोड़ बच्चे और ऐड हो गए जिनको 2 डोजेज लगनी होगी, तो 40 करोड़ डोजेज और चाहिए रहेगी हमको आगे आने वाले समय में, जहां बच्चों को भी लगानी है। तो क्योंकि 110 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है, 220 करोड़ डोजेज लगनी है, तो हमारा काम अभी आधा हुआ है। हमको एक रास्ता और आगे बढ़ना आवश्यक है। और कब तक लगनी चाहिए, उसका उत्तर ये है कि दिसंबर जनवरी तक ये टीकाकरण पूरा हो जाना चाहिए, तभी हम तीसरे डोज और बूस्टर की बात कर पाएंगे। डॉक्टर नीता, वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिन लोगों को पहला डोज लगा है और जिनका दूसरा डोज बाकी है, क्या उन्हें संक्रमण के जो चांसेस है उनके कम है या इक्विवेलेंट ही चांसेस हैं उनके भी, जिसको एक भी डोज नहीं लगा है? संक्रमण का क्या चांसेस है? क्या उनके लिए एक कवच तैयार हो गया है पहले डोज से, उनके चांसेस कम है? डॉक्टर नीता। यस, देखिए अगर अब हम 2 डोज लगाएंगे तो हमारा 70 to 80% चांस है हमको दोबारा वैक्सीन नहीं लगेगा और हम थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन में है, बट नॉट 100%। जिसके पास 1 डोज लगे हैं, यस, वो उनके पास पूरा एंटीबॉडी इम्यूनिटी नहीं बना है, एंटीबॉडी सही ढंग से नहीं बने हैं। सो उनके लिए ये होगा कि दे आर हाफ प्रोटेक्टेड। यस, उनके लिए हम हॉस्पिटल में सेकेंड वेव के टाइम देखे थे, काफी मरीज जो कोविड से आक्रमण होकर आए वो खाली 1 डोज लिए हैं। यस, उनके पास भी उनके लिए डरने का बात है कि यस 1 डोज से काफी नहीं है, इफेक्टिव एंटीबॉडी नहीं बनता है, इसके लिए आपको भी कोरोना वायरस से इन्फेक्शन ज्यादा होने का संभावना है। बट दे आर समवट बेटर देन दोज हु आर नॉट वैक्सीनेटेड। जो एकदम एक भी वैक्सीन नहीं है, उनके पास एंटीबॉडी नहीं है, बिकॉज नेचुरल इम्यूनिटी अभी तक उतना नहीं दिखाई दिया है। सो उनके पास उनका होने के लिए सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक डोज थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देंगे, बट उसको बस बेस्ट इज जी मैम थर्ड वेव की भी बात हो रही। श्योर, जी 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 डॉक्टर नीता, राहुल has nicely told. यस यस मैम, मैं यही जानना चाह रही हूँ आपसे कि जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि थर्ड वेव को हमने कर्ब कर दिया है, उसको रोक दिया है, उसके ऊपर रोकथाम हमने लगा दी है? क्योंकि हम लगातार हमने मुस्तैदी से और बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। थर्ड वेव के चांसेस कितने लगते हैं डॉक्टर नीता? यस, देखिए थर्ड वेव का प्रेडिक्शन था सितंबर अक्टूबर आने के लिए। सो उसके अभी दिखाई दे रहा है द कर्व ऑफ कोविड अभी थोड़ा फ्लैटनिंग हो रहा है, क्योंकि हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी तेजी से चल रहा है। उसके साथ साथ लगता ही है कि हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है देश के अंदर, कि सब आदमी थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में कुछ हुआ था। सो इसीलिए लग रहा है थोड़ा बहुत थर्ड वेव में भी पुश्ड और आ भी नहीं सकेंगे, वो बता नहीं सकते हैं। बट अगर हम लोग के फेस्टिवल के मौसम में, अभी दशहरा हो चुका है, आई वेंट टू कलकत्ता, नाउ दिवाली हो अभी आने वाले हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स है जनवरी तक। अगर हम फेस्टिवल्स में हमारा ये जो गार्ड छोड़ देंगे और सब कुछ भूल करके मास्क नहीं लगाएंगे, सबके साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, क्राउड करेंगे, सही ढंग से वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो जरूर थर्ड वेव आ जाएंगे। देखिए जैसे आपने कहा कि अगर हम ठीक ठाक रहेंगे, प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे, वैक्सीनेशन ड्राइव ज्यादा बढ़ाएंगे, डिस्टेंस एंड मास्क मेंटेन कर, शायद वो नहीं आएगा थर्ड वेव।
मैम कई लोगों में ये भी मैंने देखा है कि वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए हैं, वैक्सीनेशन हो गया है उनका, चाहे पहला डोज हो चाहे दूसरा डोज हो, खुल करके वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, मास्क वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, हाथ में जो साबुन से बार बार हाथ धोने की बात कही जाती है, सैनिटाइज करने की बात की जाती है, वो सब कहीं ना कहीं एटलीस्ट इंडिया में, एटलीस्ट भारत में तो ये मैं देख पा रही हूँ कि लोग बिल्कुल आप कह सकते हो कि डर एक खत्म हो गया, बिल्कुल बेचैन हो गए। जो सेकेंड वेव में हमने देखी जो परिस्थितियाँ देखी, लग रहा था कि लोगों के मन में इसका डर रहेगा, जब तक हम इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे लोग साथ में कोऑपरेट करेंगे और सतर्क रहेंगे। लेकिन अब अभी बाजारों में चले जाइए क्योंकि त्योहारी सीजन स्टार्ट हो चुका है, नॉर्थ बेल्ट में तो खासतौर से, भारत के उत्तरी भाग में खासतौर से, वहां पे आप देखिए लोग बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर के मास्क हटा करके पास एक दूसरे के खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। मैम ये क्या नहीं लगता आपको कि इससे चांसेस हैं कि थर्ड वेव अभी अक्टूबर सितंबर जो प्रेडिक्टेड था, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें दोबारा से 2-4 होना पड़ जाए इससे? अनीता जी। यस, आपने सही ढंग से बताया। अगर हम लोग कैसे करके चलते रहेंगे बिना मास्क के, इकट्ठा होकर के आपस में क्लोज आके मिलना जुलना, डेफिनेटली थर्ड वेव विल कम। सो इसके लिए हमको हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मास्क जरूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। जब तक कोरोना फुल्ली नहीं गए हैं तब तक हमको ये वाला प्रोटेक्शन करना है। और हम सबको बताना चाहते हैं कि वैक्सीन आपको 100% गारंटी नहीं देते हैं, प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। मैक्सिमम 70-80, कुछ वैक्सीन 90%, उसी में भी आपको 20 से 30% तक चांसेस है यस यू विल गेट इन्फेक्टेड। ओके, सो ये डर सबके अंदर होना चाहिए कि यस हो भी सकता है, आई एम नॉट 100% प्रोटेक्टेड। और इसके साथ साथ म्यूटेशन भी हो रहा है वायरस का। अगर इसी सब्सिक्वेंटली अगर हमारे फेस्टिवल के बाद एक नया स्ट्रेन आ गया जो इन वैक्सीन से नहीं कवर होगा, तब तो जरूर बहुत केसेस फैलने लगेगा। आर फैक्टर जो बोलते हैं, इन्फेक्टिविटी फैक्टर, ये भी अगर 1 से ऊपर ज्यादा हो गया तो इट्स एन इंडिकेशन वी आर एंटरिंग इनटू द थर्ड वेव। सो अभी हम लोग कोरोना से बाहर नहीं निकले, कोरोना हमारे पास है, वी हैव टू लिव विद द वायरस। तो आप अपना गार्ड छोड़ना नहीं है, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल एकदम टाइट करके चलना, बिल्कुल तो प्रोटोकॉल बिल्कुल फॉलो करना है, कहीं पे भी चूक नहीं करनी। डॉक्टर राहुल, वापस आपके पास आना चाहूंगी। अगर जिन लोगों ने दोनों डोजेस ले ली हैं, कितने चांसेस हैं कि दोबारा कोरोना अटैक कर सकता है उनको, और कि जिन्होंने एक डोज ली है उनको कितने चांसेस हैं? जैसे कि हमने बताया कि 80% ही आप कोरोना से मान के चलिए कि आपका बचाव है, 20% चांसेस अभी भी है। और बड़ी संख्या में लोग, बुजुर्ग, मैंने बच्चों को देखा है, इवन अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, गोद में बच्चों को लेकर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चले जाते हैं। और जहां तक मुझे ध्यान है, जितना मैंने पढ़ा इसके बारे में, ये था कि जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी। आपको नहीं लगता कि जो यहाँ पे पेरेंट्स, जो अभिभावक यहाँ पर तो जो इनसिक्योर्ड हो गए हैं, जिन्होंने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए कहीं? डॉक्टर बिल्कुल सही कहा। जैसे डॉक्टर अनीता ने कहा कि तीसरी वेव का न्योता हम खुद अपने आप को देंगे, ना कि वायरस हमें देगा। तीसरी वेव हमारे कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर से आएगी, ना कि कोरोना वायरस के आगमन से। ये बात हमको समझना आवश्यक है। अगर हम 2 टीका लगाते हैं तो आपको ये बात पक्की है कि आप आईसीयू में जाके आपकी मृत्यु दर लेस देन 1% हो जाएगी। ये बात आपको समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसके बात को अगर आप समझते हैं तो आप नॉर्मली चलते रहते हैं और आपको टीकाकरण से आगे बढ़ाना आवश्यक है। अगर आप एक टीका लगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ आप 30% है, आप अपने आप को बचा पाएंगे 30%, और बाकी नहीं बचा पाएंगे। देखिए, टीकाकरण ने, अमेरिका ने और यूके ने हमें बहुत अच्छी चीज दिखाई है कि अगर मृत्यु दर 92% उनमें थी जिनमें एक भी टीका नहीं लगा, जिसमें एक टीका लगा उसमें भी 10 से 15% लोगों की मृत्यु हुई, और जिसमें 2 टीका लगे थे उसमें लेस देन 1% मृत्यु हुई। तो यह समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है फ्रेंड्स कि 2 टीका आपको मृत्यु से बचाता है। आपको कोविड होने से फिर भी कोविड हो सकता है। अगर आप श्योर होना चाहते हो कि कोविड नहीं होगा तो मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो देखिए, इस बात को समझना आवश्यक है कि 2 ही टीके आपको कोविड की सीवियरिटी से बचा सकते हैं, इवन डेल्टा वेरिएंट से भी। अब रही अभिभावकों की बात। सर 1 मिनट यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। आपने डेल्टा वेरिएंट की बात करी, क्योंकि तमाम दर्शक देख रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी डेल्टा वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें, ताकि वो समझ पाए कि तीसरी लहर से हमको अगर अपने आप को बचाना है तो तमाम जो प्रोटोकॉल है कोरोना के उसको फॉलो करना होगा।
सर डेल्टा के बारे में बताएं, जो डेल्टा वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं। जैसे जैसे वायरस जो है, वायरस मरना नहीं चाहता, वायरस जीना चाहता है। वो जब जीना चाहता है तो वो अपने आप को अडेप्ट करता है ह्यूमन में। देखिए चमगादड़ से वायरस आके इंसान में रह गया, इतनी कॉम्प्लेक्स शरीर में वो जीवित रह गया, जीवित नहीं रहा, वो तेजी से फैला भी। तो उसी वायरस के अंदर में वेरिएंट होता है जो वायरस को प्रखर बनाता है, प्रचंड बनाता है, मजबूत बनाता है, सो दैट वो जी पाए। अब इसी वायरस के चलते हुए एक वायरस आया। ठीक है, वापस डॉक्टर नीता के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर नीता, जैसे देखिए आप, क्योंकि आप लोग उसका डेल्टा वेरिएंट आया, उसका वेरिएंट की वजह से वो ज्यादा तेजी से फैला, उसने ज्यादा तेजी से लोगों को मारा और ज्यादा तेजी से वो वायरस शरीर के अंदर रह पाया। तो डेल्टा वेरिएंट की बचाव एक ही था, 2 टीका। वो अमेरिका में हो, यूके में हो, वो कहीं पे भी हो, उसने एक ही चीज हमें बताई, उसने ये चीज बताई कि 2 टीके से ही आप बच सकते हैं। ठीक है सर। तो वेरिएंट आएंगे, वेरिएंट ऐसा नहीं है, कम से कम 5000 वेरिएंट अभी तक आ चुके हैं वायरस में, पर वायरस का वेरिएंट वही सबसे ज्यादा प्रखंड है जो डेल्टा वेरिएंट था, जिसने सेकंड वेव कराई देश में। और ऐसे ही वायरस कंटिन्यूअसली वायरस म्यूटेट होते रहते हैं, इसीलिए जेनेटिक सर्विलेंस की बात होती है। हमको यह समझना आवश्यक है कि जेनेटिक सर्विलेंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिर्फ टेस्टिंग नहीं। सर एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे, बहुत संक्षेप में उसका जवाब चाहूंगी। सर डेल्टा वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं, ये वेरिएंट किन किन देशों में आया है और जिन देशों में आया है वहां पर उन्होंने बचाव कैसे किया, इससे अपने लोगों को कैसे बचाया इससे? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। डेल्टा वेरिएंट से बचाव, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बांग्लादेश हो, बांग्लादेश की मास्क स्टडी देख लीजिए, वो कहती है मास्क पहनने से ही डेल्टा वेरिएंट बचा। दूसरा, डेल्टा वेरिएंट से मृत्यु ना हो, 2 टीके ने बचाया। डेल्टा वेरिएंट का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है 2 टीका। तो 2 टीका लगेगा, आप उस ब्रह्मास्त्र को चलाएंगे और वो डेल्टा वेरिएंट से आपको भले ही वायरस होगा, भले ही परेशानी होगी, बट आप आईसीयू नहीं जाएंगे और मृत्यु नहीं होगी, ये सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है। आप मैं वापस आना चाहूंगी अनीता जी के पास क्योंकि मैम देखिए कोरोना काल जब कोरोना आया तो उसने तमाम तरीके की बातें निकल के आई। आप काढ़ा पीजिए, आप मुलैठी खाइए, आप लौंग का सेवन करिए, गर्म चीज़ों का सेवन करिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी मैम, कोरोना से लेकर के भी, जब कोरोना शुरू हुआ तब भी लोग शायद थोड़ा ज़्यादा सजग हो गए अपनी सेहत को लेकर के, लेकिन इस दौरान भी क्या खाना चाहिए और डेली रूटीन में क्या खाना चाहिए ताकि आपको ये कम असर हो, जिसका मतलब आपके अंदर कह सकते हैं ना कि जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्ट हो और जो वायरस की जो पावर है वो वीक हो, ताकि वायरस अगर आए भी तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो लड़ सके। अनीता जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा दर्शकों के लिए, कैसे हम हमारा बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये कोरोना वायरस हमको सिखाए हैं कैसे जीना है, लाइफस्टाइल बदलना है। तो 5 से 10 पॉइंट हम सबको बताना चाहते हैं। ज्यादा पानी पीना है, ड्रिंक गुड वाटर, उसके साथ साथ 8 घंटा का सोना, स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हार्मोन्स नाइट में सिक्रीट होता है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, एंड उसके साथ साथ काफी फ्रूट्स वगैरह खाना है, डिफरेंट कलर्ड फ्रूट्स, लेस ऑयल फूड, लेस सॉल्ट, लेस शुगर। ये 3-4 चीज हमको कम करना है बिकॉज इसी से हमको हाइपरटेंशन, डायबिटीज का बीमारी ज्यादा हो सकता है। और कुछ इम्यून बूस्टर थिंग्स है वो हमारे नेचुरली हमारे खाने के अंदर है, और हम लोग स्पाइसेस के तरह, इट्स कॉल्ड इंडियन हर्ब्स एंड इंडियन स्पाइसेस, ये बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे टर्मरिक, हल्दी, लवंग, क्लोव, देन जिंजर, लेमन, पेपर, ओके, सिनेमम, कार्डमम, दालचीनी, इसके अंदर बहुत सारे हिडन इम्यून बूस्टर है। हम ऐसे करके बैठ करके आपको नहीं बोल सकते अगर आप एक चीज खाओ आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है मैम, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे एक और है। आपने तमाम बातें विस्तार से बताई, क्या खाएं क्या ना खाएं। मैम एक सवाल जो बहुत कॉमन है, खास तौर पे जो बुजुर्ग वर्ग हैं, जो एक ओल्डर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उनके लिए, जिनको बीपी का प्रॉब्लम हो, जिनको शुगर का प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी अंदरूनी प्रॉब्लम हो
जिससे दिल की दिक्कत हो, उन लोगों को लेकर के अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन उनका कैसे होना चाहिए, कितनी दिनों के गैप पे होना चाहिए, और क्या उनको किसी प्रकार का डर है कि वो उनको वैक्सीनेशन लेने से पहले या बाद में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है? बेहद संक्षेप में मैम। यस, जो है इसको बोलते हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल, जिसके पास कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे हाई ब्लड शुगर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, जो डायलिसिस के ऊपर है, लंग्स का प्रॉब्लम, अस्थमा, इनके लिए वैक्सीनेशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इवन कैंसर का जो मामूली कीमोथेरेपी दे रहा है उनके लिए नो कॉन्ट्राइंडिकेशन। आप अपने जाइए, एक डोज ले लीजिए, करेक्ट प्रोटोकॉल, जैसे आप कोविशील्ड लेना है 12 हफ्ता के बाद लेना है, कोवैक्सीन लेना है तो 6 से 4 हफ्ता के बाद आपको जरूर लेना है। नो साइड इफेक्ट्स, नो कॉम्प्लिकेशन, बट दे आर प्रायोरिटी। इन लोगों को पहले जाना है लेने के लिए, बिकॉज इनके पास रिस्क ज्यादा है सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन के लिए। सो दीज आर हाई रिस्क इंडिविजुअल। इनके लिए एक्स्ट्रा कुछ वैक्सीन से वगैरह से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट इनके पास जल्दीबाजी है, हमको जल्दी से लेना है। उसके साथ साथ कोरोना के समय अपने डॉक्टर से मिल करके, पर्टिकुलरली फैमिली फिजिशियन से देखना है कि आपका बीपी सही ढंग से कंट्रोल में है, शुगर नहीं बढ़ना है। जो जिसका शुगर, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन है, उसके लिए साइड इफेक्ट्स दिखाई दे गया ज्यादा था, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम आपने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ब्लड क्लॉटिंग का जो है उसमें ज्यादा होता है। सो अगर यू लीड अ गुड लाइफस्टाइल, जैसे हमने बताया है, इम्यून बूस्टर, ज्यादा पानी खाने का अच्छा एंड योगा भी करना है। ये हम बोलते हैं सबको, योगा से आपका बॉडी का इम्यूनिटी बनता है। यू डू एक्सरसाइज, प्राणायाम, आपका लंग्स को भी बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारी दी, विस्तार से आपने जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। दोनों ही डॉक्टर्स, दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। डॉक्टर नीता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राहुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमान जुड़े और विस्तार से आपने जानकारी दी इसके बारे में। तो चलिए एक और आपको लेकिन ग्राफिक प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं कि क्या आंकड़े रहे हैं, कितना जो वैक्सीनेशन दी गई है किस प्रकार दी गई है, कहां तक वो वैक्सीनेशन के आंकड़े पहुंचे हैं, ग्राफ के जरिए भी हम आपको समझा देते हैं, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और ग्राफ्स के जरिए। तो ये देखिए, वैक्सीनेशन भारत ने अब इतिहास रच दिया है। 16 से 22 जनवरी के बीच से लेकर के आंकड़ा मार्च, मई, जुलाई और देखिए 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच बिल्कुल ऊंचा जा रहा है। ये ग्राफ बिल्कुल ऊंचा ग्राफ जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से भारत ने ये एक जीत तो सुनिश्चित कर ही ली है, कम से कम एक जीत सुनिश्चित हो गई है। पहला डोज 100 करोड़ लोगों को लग गया है, दूसरा डोज भी 100 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही छू लेगा, और ये जश्न मनाने का वक्त है देशवासियों के लिए। तो चलिए आप और हम सब जश्न मनाएं, और ये जो पहल है कि पूरे देश को कोरोना मुक्त करना है, वैक्सीनेशन देना है, इसमें सरकार का सहयोग करें। मेरे साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।